हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में थ्योरम 6.1 मतलब प्रमेय 6.1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत वीवीआई प्रमेय है। इस प्रमेय को सिद्ध करना है हम लोग को। कितना बार क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है सबसे पहले प्रमेय 6.1 को पूछने का 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। टोटल 3 तरीका से आपके सामने क्वेश्चन को पूछ सकता है। पहला में बोल सकता है डायरेक्ट थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले बोलेगा कि तो बोलेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या इसी को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। पहले में बोल सकता है, डायरेक्ट बोल देता है कि थेल्स प्रमेय को क्या करें, सिद्ध करें, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। या क्वेश्चन में बोल देगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या करें, सिद्ध करें। या तीसरे तरीका से पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं अपने से, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है। आप लोग इस त्रिभुज का नामकरण एक्स वाई जेड या पी क्यू आर कुछ भी कर सकते हैं। पूछने का 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या करें, सिद्ध करें, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में पूछेगा या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई भी भुजा के समानांतर, भुजा ए बी हो या भुजा बी सी हो या भुजा ए सी हो, किसी भी भुजा के समानांतर, तो जिसे हम मान लेते हैं भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यदि हम भुजा बीसी के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य दो, यदि हम बीसी के समानांतर खींचेंगे तो अन्य दो भुजाएं ए बी एवं ए सी होगा। बीसी के समानांतर जब रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाएं ए बी एवं क्या होगा, ए सी होगा। तो कहता अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को, जैसे अन्य भुजा ए बी अन्य भुजा ए सी, अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इसका बिंदु यहां से और इसका बिंदु इस पर एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा जो है मतलब इसको हम मान लेते हैं डीई, क्या मान लेते हैं, डीई। तो रेखा बीसी के समानांतर हो जाएगी, यह दिया है। मतलब जो डीई है, भुजा डीई बीसी के समानांतर है, डीई बीसी के समानांतर दे दिया गया। अब समानांतर किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच, अब रेखा किसे कहते हैं, रेखा मतलब एक बात समझिएगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट एवं एंडिंग पॉइंट दोनों पता ना हो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो, यदि दो लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा समान हो तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखा। तो यह डीई और बीसी आपस में समानांतर, इसका मतलब हुआ कि डीई को कितना भी दूर तक बढ़ा ले, ठीक, बीसी को भी कितना भी दूर तक बढ़ा ले, ठीक है, इस तरह बढ़ा ले या इस तरह बढ़ा ले, ठीक है, तो भी यह आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उसको हम समानांतर रेखा बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन बहुत इजी है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समानांतर एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज के नाम एबीसी, इस त्रिभुज के चाहे कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं कि त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर है, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर के किसी भी एक भुजा के समानांतर, जैसे अब की बार हम लोग मान लेते हैं पी आर भुजा के समानांतर, यदि पी आर को समानांतर लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अन्य दो भुजाओं पी क्यू एवं क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर यदि P है और यहाँ पर Q है, अब की बार हम लोग पी आर के समानांतर मान रहे हैं, तो अन्य दो भुजाओं इसके समानांतर खींचेंगे तो ये इसका समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है
तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज को एक समानांतर रेखा खींची जाए, समानांतर रेखा खींची जाए तो BC के समानांतर एक अन्य रेखा DE खींचा जिसमें DE समानांतर BC। तो सबसे पहले कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, मतलब क्या दिया गया आप लोग के पास। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया गया है DE समानांतर BC। बोल रखा है, दिया नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया है आप लोग को कि DE समानांतर BC। बोल रखा है कि एक अन्य भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। तो दिया नहीं है, बोल रखा है, ठीक। तो हम लोग समझ जाएंगे कि DE समानांतर BC दिया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग को क्या सिद्ध करना है। ये दोनों भुजाएं का मतलब भुजा AB और भुजा AC, दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक ही अनुपात में क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब हुआ एक ही अनुपात में विभाजित हुआ का मतलब हुआ AD बटे DB, AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, AE बटे में EC। यही हम लोग को सिद्ध करना है। AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। यहां से देखेंगे हम लोग इतना दूर AD और इतना दूर DB, मतलब AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। यही सिद्ध करना है हम लोग को थेल्स प्रमेय से। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग को दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो, सिद्ध करने के लिए हम लोग के पास सबसे पहले रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। रचना में सबसे पहले हम लोग B को E से मिलाते हैं, सबसे पहले हम लोग B को E से मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रचना करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग B को E से मिला दिए, ठीक। तो लिखेंगे रचना में कि सबसे पहले B को E से मिलाया। रचना में हम लोग लिखेंगे, रचना में वही बात लिखा जाता है जो त्रिभुज में या जो आकृति में, चित्र में अपने से जो लाइन खींचा जाता है, जो अपने से किया जाता है उसको रचना में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे हम B को E से मिलाया या BE को मिलाया। हम लोग लिखेंगे B को E से मिलाया या BE को मिलाया। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर BE को मिलाया, BE को मिलाया, ठीक। आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर BE को मिलाया, सबसे पहले हम लोग BE को मिलाया, फिर हम लोग को आगे चलकर D से C को मिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिलाएंगे, बाद में मिलाएंगे, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक ना। अब सबसे पहले BE को मिलाया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर जैसे अब प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण सबसे पहले लिखते हैं जो दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर जो दिया गया है, फिर क्या हमें सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे रचना, अपने से क्या रचना किया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रमाण स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर प्रमाण में क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या ले आना है ये देखिए। सबसे पहले हम लोग को ले आना क्या है, हम लोग को लाना है AD बटे DB। हम लोग को देखिए यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं ABC, ठीक, ये है DE। हम लोग को लेना है AD बटे DB, AD बटे DB। तो AD किस त्रिभुज में आता है, ADE में आता है। त्रिभुज ADE में भुजा AD है और हम लोग को लेना है क्या, DB। तो DB कौन सा त्रिभुज में है, तो त्रिभुज DEB, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज DBE, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग त्रिभुज EBD। मतलब हम लोग को क्या ले आना है वह देखेंगे, ठीक ना। जैसे सबसे पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग को क्या प्राप्त करना है, मतलब क्या सिद्ध करना है, ठीक ना। देखेंगे यहाँ पर कि AD बटे DB लेना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज किसको पकड़ेंगे, तो AD भुजा कौन से त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज ADE, या इसी को हम लोग DE भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE में, उसके बाद त्रिभुज DEB में, ठीक ना। तो अब हम लिखते हैं
त्रिभुज त्रिभुज ADE त्रिभुज ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक। बटे में त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, या हम लोग के पास खाली हाइट निकालेंगे किसी भी त्रिभुज के, तो त्रिभुज में या विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज के सूत्र मतलब निकालने के लिए विषमबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का सूत्र निकालने के लिए हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। तो आखिर हम लोग ADE के क्षेत्रफल क्यों लिए? ADE का क्षेत्रफल लेने का कारण अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटे त्रिभुज DE के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक। आप लोग कम से कम इसको 10 बार कीजिएगा, 10 बार में नहीं आएगा, 11 बार में आएगा, 11 बार में नहीं, 21 बार में आएगा। आप लोग इसको ट्राई करते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/2, अब लोग देखते हैं यहाँ पर हम, ये हुआ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? RHS मतलब क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS और RHS समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर बराबर 1/2, 1/2, तो 1/2 के बाद गुणे आधार। अब त्रिभुज ADE, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर समझिएगा, ADE त्रिभुज ADE जो ट्रेंगल है, इसमें आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है और आधार ये भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज जो ट्रेंगल दिया है ADE, इस ट्रेंगल में आधार कोई भी आधार ले सकते हैं हम, जैसे आधार DE को भी आधार मान सकते हैं, AD को भी आधार मान सकते हैं, AE को भी आधार मान सकते हैं। लेकिन हम लोग आधार किसको मानेंगे? AD को, क्योंकि AD हमको लेना है, ठीक ना। तो AD को क्या मानेंगे? आधार मानेंगे AD को। यदि AD को आधार मानेंगे तो आधार की जगह पर क्या आ जाएगा? AD, ठीक है। और ऊंचाई क्या होगा? जिस भी त्रिभुज के ऊंचाई हमेशा आधार पर ही लंब होती है, ठीक। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर ABC, तो यदि A से एक ऊंचाई A से यदि हाइट BC पर खींचेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? BC, मतलब जो ऊंचाई होता है हमेशा आधार पर लंब होता है। तो एक ऊंचाई यदि हम लोग आधार को AD मान लिए तो ऊंचाई हमेशा आधार पर लंब होता है। तो शीर्ष बिंदु E से AD पर एक क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। तो हम लोग इसको E से AD पर एक क्या खींचिए? लंब, और लंब खींचने पर कितना डिग्री के कोण बनता है? 90 डिग्री के कोण बनता है, ठीक ना। तो इसका ऊंचाई की जगह पर क्या आ जाएगा? ऊंचाई की जगह पर इसको N मान लेंगे। क्या मान लेंगे? N। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। ऊंचाई की जगह पर लिखेंगे हम लोग EN, ठीक है। बटे फिर 1/2 त्रिभुज DEB में 1/2 गुना त्रिभुज DEB में क्या बोल रहे हैं? और इसमें भी आधार होगा, तो त्रिभुज DEB में कोई भी आधार मान सकते हैं। BD आधार हो जाएगा, BE आधार हो जाएगा, DE आधार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? तो हम लोग को DB चाहिए, DB। तो आधार क्या मानेंगे? DB।
तो यदि आधार हो गया डीबी तो यहाँ लिख देंगे डीबी इज इक्वल टू, और हमेशा आप लोग एकदम थोड़ा अच्छा से देखिएगा यहाँ पर कि इसका भी ऊंचाई क्या होगा, जो त्रिभुज खींचा गया है ये वाला त्रिभुज डी ई बी, इसका भी ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई जो होता है हमेशा स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा होता है। तो थोड़ा सा आप लोग कल्पना कर देखिएगा यहाँ पर, तो इसका भी ऊंचाई किसका इस तरफ से होगा, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं देखिएगा, जैसे इस चित्र को थोड़ा सीधा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चित्र बना, ठीक है, तो चित्र ऐसे ही तो बना सकते हैं, ऐसे चित्र बनाए, तो ये ऊंचाई थोड़ा ना हुआ, ये जो हुआ जैसे ए बी बी सी एक त्रिभुज है, तो ए बी ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका ऊंचाई होगा जो ऐसे होगा, इसको यदि हम लोग डी मान लेंगे तो इसकी ऊंचाई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई क्या हो सकता है, ए डी हो सकता है, ठीक। तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा, इसका भी ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा। ए डी ई के भी ऊंचाई ई एन, और डी बी सॉरी डी ई बी का भी ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा। तो ई एन से ई एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हो जाएगा बराबर ए डी बटे में डीबी, ए डी बटे में डीबी। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और बराबर के इस तरफ एलएचएस में त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई बी उपस्थित है, दिख नहीं रहा है, ठीक ना। अब आगे चलेंगे, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर लिखेंगे हम चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर हम लोग को लेना था एडी बटे डीबी जो आगे है। अब हम लोग को क्या लेना है, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। तो ए ई किस में है, ए ई त्रिभुज ए डी में है, ए ई त्रिभुज ए डी ई में है, और ई सी त्रिभुज, इसको इसी के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से एक रचना करेंगे, डी से सी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे, तो फिर बी को ई से मिलाया तथा डी सी को मिलाया, पहले हम लोग बीई को मिलाएंगे और फिर इसी के लिए डीसी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो फिर हम लोग को क्या लेना है, ए लेना है। तो ए त्रिभुज ए डी ई में है, त्रिभुज ए डी ई में ए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए के लिए अब की बार आधार, त्रिभुज ए डी ई में अब की बार आधार ए को मानेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर फिर त्रिभुज, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब की बार ए डी ई में ए को आधार मानेंगे, ए को क्या मानेंगे, आधार। अगर हम लोग ए ई को आधार मानेंगे तो अब की बार लंब में मतलब ऊंचाई डी से ए पर खींचेगा। याद रखिएगा लंब हमेशा आधार पर होता है, ठीक है। तो यदि आधार ए ही होगा तो डी से खींचेंगे, और लंब होगा तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं ए, फिर त्रिभुज इसी के लिए क्या चाहिए, इसी के लिए, तो इसी के लिए हम लोग त्रिभुज ई डी सी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसको मिटा दें तो ई डी सी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ई डी सी, ठीक। तो इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक ना। देखिए यहाँ पर, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका भी क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई बराबर 1/2 आधार त्रिभुज ए डी ई, एक बार आधार ए डी माने तो ऊंचाई ई एन हुआ, अब की बार आधार ए माने तो ऊंचाई को डी, यहाँ पर लिख देंगे ए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ आधार की जगह पर ए ई गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम। यदि आधार एडी है तो ऊंचाई एन होगा, और यदि आधार हम लोग ए माने तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम।
ठीक है। आगे त्रिभुज ईडीसी में अब देखते हैं, त्रिभुज ईडीसी में तो 1/2 के 1/2 और फिर ईडीसी में आधार क्या होगा। अब की बार हम लोग को क्या चाहिए थे, ईसी। ईडीसी में ईसी को क्या मानेंगे, आधार। ईसी अगुने डीएम, इसका भी जब त्रिभुज डीईबी का ऊंचाई en होगा तो त्रिभुज ईडीसी का ऊंचाई क्या होगा, डीएम होगा। तो इसको भी क्या लिखते हैं हम लोग, डीएम। ठीक, तो डीएम से डीएम कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इक्वल टू एई बटे में ईसी, एई बटे में ईसी, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग, यदि कोई भी जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 का यदि LHS बराबर हो तो RHS आपरूपी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यदि RHS बराबर हो तो LHS आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा LHS को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऊपर क्या दिया है समीकरण 1 में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहां पर भी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर दिया है DEB का क्षेत्रफल, DEB इस वाले त्रिभुज को, और इसमें बोल रहा है त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल, मतलब ये समान नहीं है, LHS समान नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर समान कैसे होगा। यदि हम लोग के पास त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे भी करके हम लोग त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल एवं त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्लास 9th में एक प्रमेय है, आप लोग पढ़े होंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखा क्या होता है हम बता चुके हैं, बीच की दूरी हमेशा समान है। दो समानांतर रेखाओं के बीच एवं एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लास 9th में प्रमेय में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज किसी भी समानांतर रेखा के दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर DE और BC, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो देखेंगे कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज में कि DE, यहाँ पर क्या दिया है BC, एक ही आधार से दो त्रिभुज बना है और दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बनाया गया त्रिभुज आपस में क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे देखिए एक ही आधार से, आधार यदि DE को मान ले, हम आधार DE को मान लेते, इसी आधार से एक त्रिभुज बना है, उसका नाम है EDC, देख लीजिए EDC। और एक ही आधार से यदि इसको मिचार दे तो देखिए एक बना है, आधार यही है और क्या बनाए हम लोग, त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB। तो एक ही आधार से दो त्रिभुज, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बात यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हम जानते हैं कि, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि एक ही आधार से आप लोग वीडियो को थोड़ा भगा लीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बनाया गया चाहे खींचा गया बनाया गया त्रिभुज, हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुज
एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम जानेंगे, यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज EDC के, त्रिभुज EDC के का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या बराबर करेंगे त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अच्छा फिर यहाँ पर त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल EDC के क्षेत्रफल आपस में इक्वल हो गया। तो LHS क्या हो गया? बराबर। तो RHS क्या हो गया? बराबर। अतः जब LHS बराबर तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर। अतः समीकरण 1 और 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, प्रूव्ड। अंत में प्रूव्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एक जगह सीखने वाला है कि जो त्रिभुज आपस में DEB का क्षेत्रफल और त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल आपस में इक्वल कैसे होता है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं।